इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। अब हमारे सभी जो किसान हैं वो उन्नत खेती करने लगे हैं, आधुनिक खेती की तरफ जुड़ने लगे हैं। हाँ। और उसी से संबंधित हमारी आज की बात है, क्योंकि उन्नत तरीके से तभी हम खेती कर पाएंगे जब हम पॉली हाउस लगाएंगे। बिल्कुल भैया, है ना। तो पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती, ये हमारी आज की बात का विषय है। और साथ ही हम चर्चा करेंगे पशुओं में बांझपन का इलाज। बिल्कुल भैया। और भैया इसके साथ होगा हमारा मेहमान क्रम भी, और मेहमान क्रम में हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे अनुभवी किसान श्री अशोक डहरिया से कुलदीप आकरे की बातचीत भी। और पीयूष भैया साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी हैं, तो वो भी हमारे सभी श्रोताओं को हम सुनवाएंगे। हाँ। साथ ही मनोरंजन का भी तो हम ख्याल रखते ही हैं। तो बहुत ही सुंदर और प्यारे हमारे जो लोक भजन है, लोक संगीत है, वो भी आप सुनना ना भूले, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे आज पीयूष भैया ने छांट के लाए हैं। बिल्कुल भैया। तो चलिए फिर कुलदीप भैया कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के कार्यक्रम की इस शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक लोक भजन से, जिसे आवाज दी है राम कुमार प्रजापति और साथियों ने। चलिए सुनते हैं। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। हाँ, नाचे जो बब्बर शेर रे, अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, मैया की मड़िया में बजे बधैया, नाचे जो बब्बर शेर रे। श्रोताओं, इस शानदार से लोक भजन के बाद चलिए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से। और कुलदीप भैया, आज हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती पर। किसान भाइयों, पिछले एक दशक से भारत में पॉली हाउस खेती का तेजी से विस्तार हुआ है, जो एक विशिष्ट पद्धति के रूप में भी शुरू हुआ था। वो अब एक अप्रत्याशित मौसम, बढ़ते जलवायु, तनाव और खुले खेतों में खेती की समस्याओं जो सीमाएं हैं, उसके समाधान के रूप में मुख्य धारा बन गया है। और राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी और रंगीन शिमला मिर्च जैसी उच्च मूल्य वाली जो फसलें हैं, उसकी बढ़ती बाजार मांग को लेकर इस बदलाव की ओर भी गति दी है। बहुत ही सही बात कही है आपने पीयूष भैया। और हम देख ही रहे हैं कि अभी जो रंग बिरंगी हमारी शिमला मिर्च होती है, वो पूरे वर्ष भर उसकी डिमांड होती है मार्केट में, है ना। बिल्कुल। और जो शिमला है वो हर मौसम में होती भी नहीं है। हाँ। ऐसी स्थिति में पॉली हाउस का बड़ा महत्व है ना। तो ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि ये बाजार मांग में बदलाव को इसने गति प्रदान की है। हाँ। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो भारत में संरक्षित बागवानी का जो क्षेत्रफल है ना, करीब करीब अब 10 गुना बढ़ गया है। हाँ। किसान समझदार हो गए हैं। बिल्कुल। लगभग 25,000 हेक्टेयर से बढ़कर अब ये जो है ना पॉली हाउस जो है हमारा, वो 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। हाँ। लगभग, है ना? बिल्कुल। जो काफी हद तक अगर देखा जाए तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनाओं के तहत सरकारी पहलों से प्रेरित है। हाँ। इन प्रणालियों के तहत अपनाई गई फसलों में शिमला मिर्च ने किसानों के लिए लगातार अच्छे परिणाम दिए हैं। खासकर अगर हम बात करें तो पॉली हाउस किसी भी परिस्थिति में, जहाँ गुणवत्ता की बात करें, उपज की बात करें, हमारे जो माल निकलता है, जो हमारी उपज होती है फसल की, उसकी स्थिरता की बात करें, विपणन क्षमता की बात करें, तो इसमें बहुत अच्छा इसने परिणाम दिया है और नियंत्रित परिणाम दिया है। बिल्कुल भैया। और किसान भाइयों, पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती एक उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसल है, जिसका फसल चक्र लगभग 8 से 9 महीनों तक का होता है, और जो खुले खेत में खेती की तुलना में काफ़ी लंबा है। फसल की उचित समझ, सही तकनीक और कुशल उर्वरक प्रबंधन के साथ अच्छी तरह से प्रबंधित 1 एकड़ में लगभग जैसे कि अनुकूल प्राप्त हो सकती है।
और परिस्थितियों में लगभग हम बात करें तो 45 से 50 टन, और उत्तर भारत में के जो गर्म क्षेत्र हैं उसमें लगभग 20 से 30 टन तक की उपज प्राप्त हो सकती है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक का जो सकल राजस्व प्राप्त हो सकता है इससे। और नियंत्रित वातावरण से फल की दीवारें मोटी होती है, शेल्फ लाइफ जो है इसकी वो 15 से 20 दिनों तक बढ़ जाती है। और रंगीन किस्में जो हम बात करें लाल और पीली शिमला मिर्च की, तो उसका उत्पादन संभव होता है, जिनकी बाजार में औसत जो उसकी कीमत होती है वो लगभग 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, शिमला मिर्च को खुले खेतों और पॉली हाउस, है ना, ग्रीन हाउस भी जिसे हम कहते हैं, संरचनाओं के तहत इसे उगाया जाता है। लेकिन जोखिम का स्तर, गुणवत्ता और बाजार की क्षमता में काफी अंतर होता है। पॉली हाउस खेती से फलों के पकने पर पूरा नियंत्रण मिलता है, जिससे गुणवत्ता और मूल्य में सीधा सुधार होता है। अगर खुले खेत की बात करें और पॉली हाउस की अगर हम बात करें, पॉली हाउस में हमें पूरा नियंत्रण है ना? फल लगभग हमें 30 दिनों में मिल जाते हैं। खुले खेतों में लगभग 20 दिनों की तुलना में कम होता है ना, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दीवारें मोटी, मजबूती बेहतर होती है। शेल्फ लाइन बढ़कर 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है, लगभग 7 दिन कम मानो। ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियों में। और उपज की अगर हम बात करें तो लगातार स्थिर उपज 8 से 9 महीने तक मिल जाती है पॉली हाउस। बिल्कुल भैया। और एक समान गुणवत्ता के कारण हमें मार्केट में भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। निर्यात के लिए भी वो हमारी जो उपज होती है वो बहुत अच्छी होती है। साथ ही आजकल जो कई खरीदार होते हैं जो सीधे हमारे पॉली हाउस में खरीदते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा मार्केट मिल जाता है कि वो लगातार कई महीनों तक हमसे माल खरीदते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल भैया। और आगे हम बढ़ते हैं भैया, इसकी हम बात करते हैं इसकी खेती के जो मुख्य चरण और प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं उपयुक्त समय और किस्मों के बारे में। नर्सरी तैयार करने के सबसे अच्छे जो समय होता है वो अगस्त से सितंबर के बीच का होता है। और पॉली हाउस के लिए लाल जो पीली होती है हाइब्रिड किस्में सबसे अधिक उसकी मांग रहती है बाजार में। और पौध तैयार करना और रोपाई के बारे में हम किसान भाई को जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, पौध इसकी जो है 35 से 40 दिन पुरानी और 16 से 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। वही रोपाई के लिए उठी हुई क्यारियाँ, जिसे हम रेस्ड बेड्स भी कहते हैं, उसका उपयोग करें। और पौधों के बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। नमी बनाए रखें और खरपतवार रोकने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें। बिल्कुल। और आपने समय, किस्में और रोपाई के विषय में तो बता ही दिया पीयूष भैया। अब मुख्य बात आती है देखभाल की। किसान भाइयों, पौधों को सीधा रखने के लिए धागे या तार का सहारा हम देते हैं ना? और अधिक उत्पादन के लिए 2 या 4 तना प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें मुख्य शाखाओं को छोड़कर कमजोर टहनियों की हम छटाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और सिंचाई और उर्वरक खाद की अगर हम बात करें तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग ही हमें करना है। प्रति पौधा प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी की हमें आवश्यकता हो सकती है। पानी के साथ ही घुलनशील उर्वरकों को भी हम उसी में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। और भैया, इसके हम मुख्य लाभ की बात करें तो किसान भाइयों, ऑफ सीजन उत्पादन की हम बात करें तो आप तब भी फसल ले सकते हैं जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा हो या कम हो। वहीं कीट नियंत्रण की हम बात करें तो बंद वातावरण होने के कारण रोगों और कीटों का जो हमला होता है इसमें बहुत ही कम होता है। और सब्सिडी के रूप में हम इसमें बात करें तो भारत सरकार और राज्य सरकारें पॉली हाउस निर्माण में लगभग 50% से 75% तक सब्सिडी इसमें देती है। बिल्कुल। अलग अलग जगह ये सब्सिडी अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल भैया। और यही थी हमारी आज की बात। चलिए पीयूष भैया, हमारी आज की बात को यहीं दे देते हैं हम विराम, जो थी पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती। बिल्कुल। और चलिए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मनोरंजन के साथ और सुनवाते हैं हमारे सभी श्रोताओं को मेम देवी गुप्ता, सुशीला गुप्ता की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत। चलिए। कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाही। कैसे मैं शिव को मनाऊं, शिव मानत नाही। दूध दही राम नैना भावे, दूध दही राम नैना
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ग्राम गांगीवाड़ा विकासखंड छिंदवाड़ा के उन्नत व प्रगतिशील कृषक एवं किसान मित्र श्री अशोक डहरिया जी से। अशोक भैया, राम राम। राम राम। अशोक भैया, अभी हम देख ही रहे हैं कि आप अपनी टमाटर की फसल पर पानी बगा रहे हैं। टमाटर की फसल का बहुत अच्छे से अच्छा उत्पादन हम किस तरीके से प्राप्त करें
टमाटर का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से यदि अपन को उत्पादन करना है तो ढके वाला कम से कम 2 फुट की दूरी पे सार की सार होना चाहिए और पौधे की पौधी दूरी 1 फुट होना चाहिए। इससे उत्पादन अच्छा होता है। इसका लगाने का समय 20 फरवरी से 10 मार्च तक के अंदर लगना चाहिए। इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। पहले भी लगाओ तो उसका अच्छा उत्पादन नहीं होता। ये 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में लगाओ तो अच्छा उत्पादन होता है। मेरी 2 एकड़ खेती में पिछले साल 1100 कैरेट टमाटर हुआ था। अशोक भैया, आप बता रहे हैं कि ढके वाली पद्धति से टमाटर का उत्पादन अच्छे से अच्छा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आप ढके वाली पद्धति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मैं ढके वाली पद्धति का इस्तेमाल इसने ढके वाली पद्धति में उम्र टमाटर की फसल ज़्यादा दिन रहती है और मेरी खेती कम होने के कारण मैं 3 फसल लेता हूं हर साल, तो इसके कारण मैं ज़मीन वाला टमाटर ज़्यादा लगाता हूं, ढके वाला नहीं लगाता। इसमें मेरे को दूसरी फसल जल्दी लग जाती है, बरसाती गोभी, उसके बाद फिर आलू भी लग जाता है। भूमि कम होने की वजह से आप ढके वाली पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 2 एकड़ भूमि में आपको बीज की मात्रा क्या लगी? 2 एकड़ भूमि में मेरे को बीज की मात्रा 200 ग्राम लगी। 200 ग्राम 1 एकड़ में 100 ग्राम बीज लगा। कई बार हमारे जो किसान भाई होते हैं अशोक भैया, वो बीज की मात्रा का सही संतुलन अपनी भूमि पर नहीं बना पाते हैं। इस कारण से टमाटर जो होता है वो कई बार दूरी में लग जाता है, कई बार बहुत करीब लग जाता है। इससे उत्पादन उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता है। बीज को उपचारित करके बोना चाहिए और लगाने के टाइम पे भी बीज की जड़ों में बावस्टीन या फिर ट्राइकोडर्मा डोप के लगाने से पौधे खराब नहीं होते और वो तंदुरुस्त रहते हैं। अभी कौन सी सिंचाई चल रही है अशोक भैया, और कितनी सिंचाई हमें टमाटर में देना होता है? अभी मेरा 20 दिन का टमाटर हुआ है, 5वीं सिंचाई चल रही है और कम से कम 15 से 16 सिंचाई लगेगी जब टमाटर का उत्पादन शुरू होगा। और ये उत्पादन कब से हमें मिलने लगेगा? ये उत्पादन हमको कम से कम 10 मई से चालू हो जाएगा। 10 मई से 20 जून तक निकलेगा जमीन वाला। अशोक भैया, 2 एकड़ में आपका टमाटर लगा हुआ है। खाद उर्वरक की मात्रा हमें किस समय पर देनी है और किस तरीके से देनी है और उनकी मात्रा क्या क्या होगी? 2 एकड़ में टमाटर में लगाने के पहले 2 बोरी NPK 12-32-16 और 2 बोरी सुपर फास्फेट ये लगाने के पहले देना है और उसके बाद खुरपाई में बहुत कम मात्रा में यूरिया और फिर इसकी मट्टी चढ़ाई में 2 बोरी फिर से NPK और 2 बोरी सुपर फास्फेट और 1 बोरी पोटास मिला के मट्टी चढ़ाना है। इससे उत्पादन अच्छा मिलेगा। 2 एकड़ में कम से कम हर साल में 10 ट्राली गोबर खाद, अच्छी गली हुई अच्छी वाली खाद, गोबर खाद हर साल डालता हूँ। उससे उत्पादन मेरे को अच्छा मिलता है। तीनों फसल में उत्पादन अच्छा होता है। टमाटर के अलावा और आप कौन कौन सी फसलें लेते हैं? टमाटर के अलावा फूल गोभी, पत्ता गोभी और आलू की फसल लेता हूँ। चलिए अशोक भैया, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते चलते आप हमारे जो सभी किसान भाई हैं, श्रोता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरी ज़मीन कम होने के बाद भी मैं उत्पादन अच्छा लेता हूं और उसी में मेरा परिवार 4 लड़की 1 लड़के हैं। उनकी भी आने शादी ब्याह सब 3 लोगों की हो चुकी है। इतने में मैं बढ़िया समय पे काम करता हूं और बढ़िया फसल निकालता हूं। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि समय समय पे फसल का चयन करें, अच्छी किस्म की फसल लगाएं और अच्छे उत्पादन लें। और अभी इस समय में मिट्टी परीक्षण का समय चल रहा है, मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। उससे कौन चीज़ की कौन से खाद की कमी है वो पता लगेगा। और मिट्टी परीक्षण के लिए कम से कम आधा फुट चौकोर जगह की खोद के और आधा फुट नीचे की मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए। इससे आपकी खेती में कौन सी खाद की कमी है, कौन सी की ज़्यादा है, वो सब पता लग जाएगा और सब खेती में आगे बढ़े। अशोक भैया, आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। श्रोताओं, मेहमान क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने अनुभवी किसान श्री अशोक डहरिया से कुलदीप आखरे की बातचीत। और चलिए अब श्रोताओं, हमारा समय हो गया आज की चर्चा का। तो कुलदीप भैया, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पशुओं में बांझपन का इलाज, इस विषय पर। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के साथ पशुपालन भी आय का अच्छा स्रोत माना जाता है और पशुओं में बांझपन के कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। कुलदीप भैया, बांझ पशु को पालने से पशुपालक का आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर देशों में ऐसे जानवरों को बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है और बांझपन की वजह से ही पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। पशुओं में अस्थायी रूप से प्रजनन क्षमता के घटने की स्थिति में भी इसको बांझपन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बांझपन की स्थिति में दुधारू गाय अपने सामान्य जो ब्याने का अंतराल होता है 12 माह को कायम नहीं रख पाती, है ना। समानता ब्याना जो होता है वो अंतराल को कायम रखने के लिए पशु ब्याने के लगभग
45 से 60 दिनों के बाद मध्यांतर गर्मी में आ जाना चाहिए और 100 दिनों के भीतर ही गाभिन हो जाना चाहिए। पशु में बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बांझपन या गर्भ धारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष, कुप्रबंधन और अंडाणु या हार्मोनों के असंतुलन के कारण भी हो सकता है। ये सब पशुओं में भी है ना। हाँ भैया। और किशन भाइयों, पशुओं में बांझपन का प्रमुख जो कारण है पोषण की कमी भी होता है। अधिकांश भैया हम देखते हैं कि ऐसा देखा भी गया है कि खनिज तत्व और जिंक की जो कमी होती है इसके कारण भी पशु गर्भित नहीं हो पाते। यदि पशु ब्याने के 60 दिनों के बाद भी मध जो गर्मी में नहीं आता तो रजिस्टर्ड पशु को ही पशु चिकित्सालय से जांच करवाकर उपचार कराना चाहिए। बिल्कुल। और दुधारू पशुओं में बांझपन के मुख्य कारण और निवारण की अगर हम बात करें तो जन्मजात बांझपन या अनुवांशिक बांझपन, बिल्कुल है ना, मतलब एक के बाद एक आना है परिवार में। हाँ। या कार्यात्मक बांझपन, संक्रामक बांझपन, पोषण या प्रबंधन से संबंधित, ये 4 कारण प्रमुख होते हैं। अब बात करते हैं निवारण की। हाँ। जन्मजात या आनुवांशिक बांझपन में इस तरह का बांझपन जो होता है ना भैया, उसमें पशु में जन्म के समय से ही व्याप्त रहता है और ये रोग पशु को उसके माँ या पिता से भी मिल सकता है। इसके अंतर्गत अंडाशय जो ओवरी होती का अविकसित होना, अंडाशय में पुटक फॉलिकल की संख्या कम होना या पुटक रहित अंडाशय का होना, बेला गाय या फ्रीमार्टिन की स्थिति होना, प्रजनन अंग का खंडयुक्त या मतलब अधूरा होना या विकसित ही ना होना, द्विलिंग इत्यादि बहुत सारे दोष इसमें हो सकते हैं। इस प्रकार के बांझपन का कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए पशु को समूह से छांटकर हमें अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कुलदीप भैया। और किशन भाइयों, हम दूसरे जो उसके प्रमुख जो कारण हम इसकी बात करें तो कार्यात्मक बांझपन, इसके निवारण के लिए इस तरह का बांझपन से जो पशु के अंततः जो स्त्रावी होती है और अव्यवस्था या विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की कमी इसकी अधिकता की वजह से होता है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष मद, मौन मद या यथार्थ मद में ना आना, ओव्यूलेशन जैसे दोष सम्मिलित हैं। इसमें रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक के सलाह से और हार्मोन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। बिल्कुल। और संक्रामक बांझपन की अगर हम बात करें ना पीयूष भी, तो ये बांझपन जो है विशिष्ट स्पेसिफिक संक्रमण या अनिर्दिष्ट नॉन स्पेसिफिक संक्रमण की वजह से होता है। अनिर्दिष्ट संक्रमण अधिकांश पशुओं में अक्सर पहले से ही मौजूद होता है। यह संक्रमण संपूर्ण पशु समूह की अपेक्षा अकेले पशु को प्रभावित करता है ना। इस प्रकार का बांझपन पशु में गलत तरीके एवं अकुशल व्यक्ति से कृत्रिम गर्भाधान करवाने या संक्रमित सांड से गर्भित करवाने से फैलता है। इसीलिए पशु को गर्मी आने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है उसी से कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए और पशुओं के जननांगों के साफ सफाई का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भैया। और ब्रूसिलोसिस या ट्रेकोमोनियस आदि जो बीमारियां होती है, इससे ग्रसित पशु को समूह से हमें अलग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, चौथे हम जो मुख्य कारण की बात करें संबंधित बांझपन के बारे में, तो बांझपन का यह कारण सबसे प्रचलित है जो कि पोषण संबंधी और मत को उसके सही समय या सही स्थिति को ना पहचानने की वजह से होता है। ऐसे में पशु को रजिस्टर्ड पशु चिकित्सालय की सलाह लेकर प्रत्येक 3 माह में कृमिनाशक दवापान करना चाहिए। प्रत्येक पशु को प्रतिदिन लगभग 40 से 50 ग्राम मिनरल पाउडर खिलाना चाहिए और पशु के गर्मी में आने के लक्षणों की पहचान सही समय पर करके कुशल पशु चिकित्सक से कृत्रिम गर्भाधान करवाना चाहिए और पशु के खान पान और साफ सफाई का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और पशुपालकों को और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, छोटी मोटी जो बातें होती हैं। बिल्कुल। उसमें अगर हम बात करें पीयूष भैया, तो मादा पशुओं के गर्मी में आने के समय और लक्षणों के बारे में जो पशुपालक होते हैं उन्हें पूरी जानकारी बिल्कुल भैया, क्योंकि अनुभवी जो पशुपालक होता है वो सब इन सब चीज़ों को जानता है। पशु का गर्भाधान कामोत्तेजना अवधि के दौरान ही की जानी चाहिए, जब वो गर्मी में आए तभी, है। कृत्रिम गर्भाधान जो होता है वो कुशल पशु चिकित्सक से ही करवाना चाहिए, है ना। और यदि गर्भाधान सांड से कराते हैं तो सांड के जो इतिहास है उसके विषय में पता कर लेना चाहिए कि कहीं वो रोग ग्रसित तो नहीं है, रोग मुक्त है या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कर लेना बिल्कुल भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जो पशु गर्मी में नहीं आते उनकी जांच कर इलाज करना चाहिए और कीड़ों से प्रभावित होने पर पशु चिकित्सक की सलाह पर प्रत्येक 3 महीने में एक बार पशुओं को
जिसे हम डीवर्मिंग भी कहते हैं, कृमिनाशक दवापान कराने से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन की भरपूर मात्रा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और गर्भावस्था के दौरान हरे चारे की पर्याप्त मात्रा देने से और उन्हें खाने के बाद देने से नवजात बछड़ों को अंधेपन से हम बचा सकते हैं, हाँ, है ना। और बछड़े के जन्मजात दोष और संक्रमण से बचने के लिए सामान्य रूप से सेवा लेते समय सांड के प्रजनन के इतिहास की जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की बात होती है पशुपालन में। अगर हम इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पशुओं में बांझपन की शिकायत हमें देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल भैया। और यही थी कुलदीप भैया हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने चर्चा की पशुओं में बांझपन का इलाज पर। और अब अपने किसान भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत अड़कू प्रसाद सरनकन की आवाज में। कच करोंदा पक्की मकुइया झरपोटा सज लइयो री कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो। लंबी लौकी गोल टमाटर भेड़ी ची कट दैयो, लंबी लौकी गोल टमाटर भेड़ी ची कट दैयो। सेंगा तेरो छोटो देवर हो, सेंगा तेरो छोटो देवर देख देख मुस्कइयो कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो। ककड़ी तेरी छोटी काकी धीरे से मुस्कइयो, ककड़ी तेरी छोटी काकी धीरे से मुस्कइयो। आलू समदी कुंदरू समदन, आलू समदी कुंदरू समदन परमल विदा करइयो कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो कचरिया तेरो ब्याहो री खरबूजा ने तो दैयो। और पीयूष भैया देखिए ना, समय का पता ही नहीं चलता हमारे किसान भाइयों से बातें करते हुए और उन्हें मनोरंजन करवाते हुए। और घड़ी अब इशारा कर रही है कि हमारे सभी श्रोताओं से हम विदा तो लेते हैं विदा और कहते हैं कुलदीप भैया और पीयूष भैया की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।